हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में और जानेंगे कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। इस वीडियो को एंड तक देखिए और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो बर्ड आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, अगले कुछ सेकंड्स में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे ये बर्ड सीक्रेट हो सकता है आपके ऐसे स्किल्स को अनलॉक करने में जो आपको लगता है आपके पास है ही नहीं। जैसे एक दिन आप सोकर उठो और आपको गिटार बजाना आता हो, जबकि आपने अपनी पूरी लाइफ में कोई म्यूजिकल ट्रेनिंग नहीं ली। या फिर एक फेमस पेंटर की तरह पेंट करना सीख जाओ, जबकि आपने कभी किसी पेंट ब्रश को उठाकर भी ना देखा हो। फ्यूचर में ये सब या इससे भी ज़्यादा पॉसिबल हो सकता है और इस वीडियो के एंड तक आपको ये भी पता चल जाएगा कि ये सब कैसे होगा और इस छोटे से ऑस्ट्रेलियन बर्ड का इन सब में क्या रोल है। बट इन सबसे पहले मेरा आप सबसे एक क्वेश्चन है। ये जो स्क्रीन पर आपको शानदार पेंटिंग दिख रही है, ये किसने बनाई है? इसका आंसर देने के लिए हमको जाना पड़ेगा बैक इन 2002 टकोमा वॉशिंगटन में और वहाँ के एक कैरियोके बार के बाहर एक जेसन पेडगट नाम के एक नॉर्मल फर्नीचर सेल्समैन थे और वो उस बार में अपनी ड्रिंक्स एंजॉय कर रहे थे। और जैसे ही वो उस बार से बाहर आए, उन पे अचानक से हमला हुआ और बुरी तरह से उनको पीटा गया, जिसकी वजह से उनके सर पे बहुत गहरी चोट आई। हमले से पहले जेसन एक बहुत ही ऑर्डिनरी इंसान था और उसका आर्ट्स, पेंटिंग्स, मैथ्स, इन सब चीज़ों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। उसके सिर्फ दो ही शौक थे। पहले वो एक ब्राउन बेल्ट था कराटे में और दूसरा किसी भी फर्नीचर को रीजनेबल प्राइस पे वो बेच सकता था। जब जेसन हमले के बाद होश में आया तो सडनली उसको पूरी दुनिया अजीब सी दिखने लगी, जैसे कि किसी ने उसके दिमाग में कोई सीडी लगाकर कोई नई नॉलेज अपलोड कर दी हो। उसको एक कंडीशन हुई थी जिसे सिनेस्थेसिया बोलते हैं। इस कंडीशन के लोग दुनिया को एक अलग ही नज़रिए से देखते हैं, जैसे हम लोग दुनिया को टच या स्मेल करके देखते हैं। बट जेसन के केस में उसने पूरी दुनिया को जियोमेट्री की नज़र से देखना शुरू कर दिया था। उसको हर तरफ एंगल्स, प्रिज्म्स, लाइट रेज और टैंजेंट्स दिखाई देते और उसने खुद अपने हाथों से जियोमेट्रिक पेंटिंग्स बनाना शुरू कर दी, जो आगे जाके बहुत ही ज़्यादा फेमस हुई। और अब वो एक स्किल्ड मैथमेटिशियन भी हैं और उस हमले को वो अपने लिए एक बहुत ही अच्छा गिफ्ट मानते हैं। जेसन को जो हुआ था उसे सवांट सिंड्रोम बोलते हैं। दो टाइप के सवांट सिंड्रोम होते हैं। एक होता है कॉन्जेनिटल सवांट, जिसमें बचपन से ही ऐसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्किल्स होते हैं, और दूसरा एक्वायर्ड सवांट, जिनमें किसी ब्रेन इंजरी के बाद ऐसी एबिलिटीज़ या स्किल्स आ जाती हैं, जैसे कि जेसन, जिसका एग्जाम्पल मैंने अभी आपको दिया। और बहुत सारी फिल्म्स या डॉक्यूमेंट्रीज़ में भी ऐसे कैरेक्टर्स को दिखाया जाता है। बट क्या आप अपनी रियल लाइफ में ऐसे कभी किसी से मिले हो? तो शायद आप लोगों का जवाब होगा नहीं, क्योंकि सवांट सिंड्रोम बहुत ही रेयर है, यानी कि 1 लाख में से कोई एक, और वो भी कॉन्जेनिटल सवांट। अगर एक्वायर्ड सवांट की बात करें तो वो तो और भी ज़्यादा रेयर है और पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 50 ऐसे केसेस हैं। और इनमें भी एक स्पेशल कैटेगरी होती है जिसे सुपर डुपर सवांट यानी कि मेगा सवांट बोला जाता है, और उनका रिकॉर्ड नंबर बहुत ही कम है पूरी हिस्ट्री में। जो हिस्ट्री में मोस्ट फेमस सवांट है वो हैं किम पीक, जिन्हें अमेरिकन मेगा सवांट या रेन मैन भी बोला जाता है। बोलते हैं कि वो ऑटिस्टिक थे और उनकी स्पेशलिटी थी उनकी फोटोजेनिक मेमोरी, यानी कि उन्हें 12,000 बुक्स का कंटेंट याद था, वो भी बिल्कुल सही और एक्यूरेट। और इससे भी ज़्यादा वो लेफ़्ट आई से लेफ़्ट पेज पढ़ते थे और राइट आई से राइट पेज, वो भी एक साथ, यानी कि एक टाइम पे बुक्स के 2 पेजेस एक साथ। उन्हें 2 सिटीज़ के बीच की ड्राइविंग डायरेक्शंस तक पता था। और मैं जब बोल रही हूँ 2 सिटीज़, यानी कि पूरे वर्ल्ड की कोई भी 2 सिटीज़। कैलेंडर कैलकुलेशंस भी करते थे, जैसे कि हिस्ट्री में कौन सी डेट पे कौन सा वीक या कौन सा दिन होगा।
किसी अननोन रीज़न की वजह से ये सब ऐसे लोगों में बहुत ही कॉमन है, जैसे कि लेज़ली लेम्के, जिनका टैलेंट था म्यूज़िक के फील्ड में, जो बताते हैं किसी भी म्यूज़िक के एक पीस को सुनकर उसे परफेक्टली पियानो पे बजा सकते थे और उन्होंने म्यूज़िक की पहले कोई भी ट्रेनिंग नहीं ली हुई थी। ऐसा ही एक और एग्जाम्पल है हमारे पास एलोन्जो क्लेमेंस, जो अगर एक बार किसी जानवर को देख ले तो अपने हाथों से एग्जैक्ट हाईली डिटेल्ड रेप्लिका बना सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्टीवन विलशेयर, जिन्हें हम ह्यूमन कैमरा भी बोलते हैं, जो अगर एक बार किसी भी सिटी को देख लें तो उसका एग्जैक्ट एंड डिटेल्ड पिक्चर बना सकते हैं। उन्होंने लंदन, न्यूयॉर्क, टोक्यो और बहुत सारी सिटीज़ का पैनोरामा भी बनाया हुआ है। कोई नहीं जानता ये सेवांट सिंड्रोम कैसे होता है या इसका क्या कारण है, बट इन सब के केस में ऐसा माना जाता है कि ये कॉम्पेंसेटरी मैकेनिक्स है, यानी कि जब ब्रेन का एक पार्ट डैमेज हो जाता है तो ब्रेन का दूसरा पार्ट एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से कॉम्पेंसेट करता है। जैसे अनलाइंड ब्रेन रीजन्स को लिंक करना, जिससे सुपर ह्यूमन मेमोरी अनलॉक हो गई हो, जैसे कोई मैथमेटिकल एबिलिटी या फिर कोई आर्टिस्टिक टैलेंट। जब ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों के ब्रेन स्कैन किए गए तो बहुत ही अनयूजुअल कनेक्शंस या एक्टिविटीज़ दिखी जो कि नॉर्मल लोगों में बिल्कुल भी नहीं होती। एंड साइंटिस्ट बोलते हैं कि जो हमारा ब्रेन होता है वो हमारे एनवायरनमेंट जिसमें हम रहते हैं या जिसमें हम सीखते हैं अपनी लाइफ टाइम में, उसी के अकॉर्डिंग खुद को डेवलप करता है और अगर कोई इंजरी हो जाती है तो उसको कॉम्पेंसेट भी करता है। तो अब क्वेश्चन ये रेज होता है कि अगर हमारा दिमाग इतना क्रिएटिव है और अनलॉक कर सकता है नई एबिलिटीज़ को, तो हम अपने दिमाग को या अपने ब्रेन को इंस्ट्रक्ट क्यों नहीं कर सकते किसी भी नई एबिलिटी या स्किल को क्रिएट करने के लिए। वैसे ये सब तो बहुत दूर का सोचना हो गया, बट फर्स्ट मैं उस इंटरेस्टिंग बर्ड के बारे में बात करती हूँ जिसे हमने वीडियो की स्टार्टिंग में देखा था। इस सुंदर से बर्ड का नाम है ज़ीब्रा फिंच। इन बर्ड्स का एक बहुत ही स्पेसिफिक सॉन्ग होता है जो ये स्पीशीज़ जब इनके बच्चे छोटे होते हैं तो अपने पेरेंट्स से या फिर आसपास के बर्ड से सीखते हैं। हैरानी की बात यह है कि अगर एक ज़ेब्रा फिंच को एक कंप्लीट डिफरेंट एनवायरनमेंट में रखा जाए, जैसे कि पैदा होते ही अगर इस बर्ड को बिल्कुल अलग रखा जाए, तब भी ये वही एग्जैक्ट गाना सीख लेगा, चाहे उसने कभी ये सॉन्ग किसी भी और फिंच बर्ड के मुंह से ना सुना हो। इट्स जस्ट लाइक आप एक दिन सोकर उठो और एक सॉन्ग पे सडनली आपको डांस करना आ जाए, वो भी बिल्कुल परफेक्ट स्टेप्स के साथ, जबकि आपने उस गाने की वीडियो भी नहीं देखी है। साइंटिस्ट मानते हैं कि इनके जो सॉन्ग होते हैं उनका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो इस ज़ीब्रा फिंच बर्ड के जीन्स में हार्ड कोडेड होता है, यानी कि जीन्स के थ्रू एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन होता है। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारे जीन्स में भी ऐसे स्किल्स या टैलेंट हो जो काउंटलेस जनरेशन से पास डाउन हो रहा हो, जैसे कि म्यूज़िक या आर्ट, क्योंकि दोनों ही बहुत कॉमन प्रेजेंटिंग एबिलिटीज़ हैं ह्यूमन हिस्ट्री में। और हो सकता है हमारे एंसेस्टर्स यानी कि हमारे पूर्वज बहुत ही टैलेंटेड रहे हों म्यूज़िक या आर्ट्स में और उन्हीं के जीन्स हार्ड कोडेड हों हमारे डीएनए में। ये बहुत ही थ्योरेटिकल है, बट इससे भी ज़्यादा स्ट्रेंज है किसी इंजरी के बाद सडनली कोई एडवांस पियानो बजाने लग जाए, वो भी बिना किसी ट्रेनिंग के, जिसका मतलब है कि दिमाग में ये एबिलिटी पहले से ही थी, बट शायद किसी कॉर्नर में हिडन या इनएक्टिव थी। और क्या पता शायद हमारे ब्रेन में भी ऐसी एबिलिटीज़ इनएक्टिव हों, जैसे कि ज़ेब्रा फिंच बर्ड के गाने की तरह। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि ऐसे स्किल्स को अनलॉक कैसे किया जाए। वैसे तो साइंटिस्ट ने रिसर्च के बाद काफ़ी टेक्निक्स बताई हैं जिन्हें हम अडेप्ट कर सकते हैं, और उन्हीं में से फर्स्ट टेक्निक है ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन, TMS। इस टेक्निक में एक कॉइल को सर के ऊपर अटैच करते हैं और मैग्नेटिक पल्सेस पास थ्रू की जाती हैं जो कि टेम्परेरी ब्रेन की एक्टिविटीज़ को मॉडिफाई कर सकें। यूजुअली ये टेक्निक डिप्रेसिव डिसऑर्डर या OCD को ट्रीट करने के लिए यूज़ होती है। थ्योरेटिकली इस टेक्निक को अडेप्ट किया जा सकता है सेवांट लाइक क्वालिटीज़ को इंड्यूस करने के लिए।
सेकेंड ऑप्शन है डीप ब्रेन स्टिम्युलेशन, जिसमें इलेक्ट्रिक पल्स को अप्लाई करते हैं ब्रेन में। एक पेसमेकर लाइक डिवाइस को इंसर्ट किया जाता है क्रेनियम में, और ट्रीटमेंट को ज़्यादा परमानेंट और टारगेटेड बनाने के लिए इस ट्रीटमेंट को यूज़ किया जाता है। वैसे यूजुअली इस ट्रीटमेंट को एपिलेप्सी या पार्किंसन डिसीज़ की ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, बट अगर ज़्यादा रिसर्च की जाए तो इस हम ट्रीटमेंट को अडेप्ट कर सकते हैं सेवांट लाइक कनेक्शंस को बनाने में या फिर किसी हिडन टैलेंट को अनलॉक करने में। बट ऐसा माना जाता है कि आने वाले टाइम में जीन एडिटिंग या नैनो टेक्नोलॉजी यूज़ होगी अपने ब्रेन स्ट्रक्चर को एडिट करने में, और मे बी एक दिन हम अपने ब्रेन को अपने कंप्यूटर पे एडिट कर पाएँ इन अ वे जो हमारे एग्जिस्टिंग टैलेंट्स को एनहांस कर सके या फिर नए टैलेंट को अनलॉक कर सके। और ये ऐसा होगा जैसे किसी नए ब्रेन वर्जन को अपलोड करना अपने ब्रेन मैट्रिक्स में। आई नो ये सब साइंस फिक्शन की तरह लग रहा है, बट आज के टाइम में साइंस फिक्शन कब रियलिटी बन जाए कुछ नहीं कह सकते। बट रिसर्चर्स बोलती हैं कि इंस्टेड ऑफ अपने ब्रेन को एक नेचुरल वे से मॉडिफाई करना अपनी बेटर मेमोरी बनाने से ज़्यादा हम ब्रेन को टेक्नोलॉजी से मॉडिफाई करना जैसे कि कंप्यूटर चिप इम्प्लांट्स चूज़ करेंगे। फ्यूचर में ये सब कितना पॉसिबल है या पॉसिबल है भी कि नहीं, इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता। बट हाँ, हम ये ज़रूर याद रख सकते हैं कि हमारे पास इतने एक्स्ट्राऑर्डिनरी एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने शो किया है कि हमारा ब्रेन क्या कर सकता है। और अच्छी बात ये याद रखने के लिए है कि कई बार जब मुसीबतें हमारे सामने आती हैं तो हमारा ब्रेन और हमारी बॉडी दोनों ही कैपेबल हैं उनको सॉल्व करने के लिए, उनको झेलने के लिए और नए स्किल्स को डेवलप करने के लिए। सो इसी के साथ गाइज वीडियो ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।